हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप DSSB TGT नेचुरल साइंस का अपना बायोलॉजी का सिलेबस देखोगे उसमें आपको टोटल 21 यूनिट्स दिखाई देंगी। उनमें से ये 18 यूनिट वो है जो हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और अलग अलग यूनिट की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ से जाके आपको देखना है। अगर आपको ग्रेजुएशन वाली यूनिट्स का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है। तो आज की हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है सेल। तो सेल के अंदर आपको पढ़ना है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे मिलके बने हुए हैं और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसी रहती है सेल के अंदर। तो आपको पता है एक बात जो आपको कभी नहीं भूलनी है और आप भूलते भी नहीं है, वो है कि सेल सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। ठीक है, तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है लाइफ की, तो आप किसकी बात करते हो? सेल की बात करते हो। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो उन्होंने क्या किया था, एक कॉर्क लिया था, उसके टुकड़े को जब उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो वहां पर है ना उन्हें बहुत सारा हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर नजर आया, यानी कि छोटे 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 बहुत सारे कंपार्टमेंट उन्हें नजर आए। तो आपको पता है कॉर्क जो है वो हमें किससे मिलता है? जो हमारा एक पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है, बार्क होती है, उससे क्या मिलता है? हमें कॉर्क मिलता है। ठीक है, तो कौन सा ईयर था जब उन्होंने इसकी डिस्कवरी की? 1665। ठीक है, तो एक माइक्रोस्कोप था उनके पास, बहुत ही बेसिक टाइप का माइक्रोस्कोप था। आजकल जो हमारे पास एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उस टाइप का माइक्रोस्कोप नहीं था। और वो जो छोटे 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 बॉक्स उन्हें दिखाई दिए, उन्होंने उनको क्या बोला? सेल्स बुलाया। तो सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। तो आपको याद रखना है कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। और उन्होंने जो स्मॉल कंपार्टमेंट उन्हें दिखाई दिए थे उन्होंने उनका नाम क्या रखा? सेल रखा। और सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। उसके बाद है ना सेल की सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई वो किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और उन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल था। ठीक है, तो बार्क में जो सेल उन्हें दिखा था वो डेड सेल था। उसके बाद क्या हुआ? लुईन हॉक आए, उन्होंने क्या किया? फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया। कहाँ पर? एक एडवांस माइक्रोस्कोप की मदद से एक पॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो आपको मालूम होना चाहिए कि लुईन हॉक ने की 1674 में और सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके बाद है ना रॉबर्ट ब्राउन नाम के पर्सन आए, उन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की 1831 में। ठीक है, उसके बाद पुरकंजे जो है उन्होंने एक टर्म दी जिसका नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया है? पुरकंजे ने दिया है 1839 में। उसके बाद जो सेल थियरी है, सेल थियरी क्या कहती है कि जो हमारे जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। और जो सेल है हमारी वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। तो ये थियरी किसने दी है? दो लोगों ने का इसमें कंट्रीब्यूशन है, शेल्डन एंड श्वान। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेल थ्योरी किसने दी है? शेल्डन एंड श्वान ने दी है। उसके बाद इस सेल थ्योरी में फर्दर कुछ चेंजेस बताए गए कि जितनी भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है। ये किसने बताया? वर्शो ने बताया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, जो आजकल हम यूज करते हैं, बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप होता है। इसकी डिस्कवरी कौन सी ईयर में की गई? 1940 में की। तो आपको ये सारे टर्म मालूम होने चाहिए कि सेल थ्योरी किसने डिस्कवर की है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है, डेड सेल को किसने डिस्कवर किया है। उसके बाद हमारे पास कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो जैसे कि हमारे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बने हुए हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में ना बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो है ना वेरियस वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उनको हम क्या बुलाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं। जैसे कि अगर आप फंजाई को देखोगे, अगर आप खुद को देखोगे, एनिमल्स को देखोगे, प्लांट्स को देखोगे, वो सब कैसे ऑर्गेनिजम्स है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। मल्टीपल सेल्स उनके अंदर देखने को मिलती है और मल्टीपल सेल मिलके क्या बना देती है? टिश्यू बना देती है। टिश्यू मिलके क्या बना देते हैं? ऑर्गन बना देते हैं। तो आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। जैसे कि डिफरेंट बॉडी पार्ट है ना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर हार्ट है, उसका ब्लड को पंप करने का फंक्शन है। आपके पास किडनीज प्रेजेंट है, उनका काम क्या है? आपकी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना, आपके ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, तो हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका क्या फंक्शन है? फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो हम
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप अपने सेल्स को जब देखते हो ना, तो सेल्स के अंदर है ना बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और सेल्स के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसका अलग फंक्शन है, उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका अलग फंक्शन है, जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल आपकी सेल के अंदर घूम रहे हैं उन सबको क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, तो जो सेल है वो जिंदा रहती है और अपने सारे के सारे फंक्शन कर पाती है, किसकी मदद से, इन सेल ऑर्गेनल्स की मदद से। ठीक है, तो उसके बाद आपसे पूछा गया है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप सेल के अंदर देखना चाहते हो तो आप कैसे देख पाओगे। तो आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर है ना सेल को देखना है, और आपको पता है जब आप सेल को देखना चाहते हो ना, आपको उसे किसी पर्टिकुलर डाई से स्टेन करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम किससे स्टेन करते हैं, सैफरनिन सॉल्यूशन से हम स्टेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि गोल्जी अपरेटस है, माइक्रोबिलाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है, पेरिक्सियोम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये सारे के सारे क्या है, आपके सेल ऑर्गेनल्स है। जब भी आप अपनी सेल को देखते हो तो आपको ये सारे चीजें नजर आती हैं। अब सेल किस किस से मिलके बनी होती है, तो सबसे पहले जब आप अपनी सेल को देखोगे ना, एनिमल सेल की अगर आप बात कर रहे हो, प्लांट सेल की अगर आप बात कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है ना, उसे सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आपको पता है हमारी सेल के बाहर जो एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो क्या करती है, सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुलाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये ना कुछ चीज़ों को हमारी सेल के अंदर एंटर करने देती है और कुछ चीज़ों को एग्जिट करने देती है, लेकिन है ना गेट कीपर की तरह काम करती है, यानी कि हर किसी को एंटर नहीं करने देती है। जो चीज़ें हमारी सेल के लिए इंपॉर्टेंट है उनको ही अंदर जाने देती है, कुछ मटेरियल को बिल्कुल अंदर नहीं जाने देगी, बाहर भी नहीं जाने देगी। ठीक है, इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम क्या बुलाते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि परमिएबिलिटी देती है, चीज़ों को अंदर जाने देती है, बाहर जाने देती है, लेकिन सेलेक्टिव है। जैसे कि आप अपने घर का, आपके घर पे आके किसी ने डोरबेल बजाई, तो आपने अपने घर का दरवाजा खोला, लेकिन आप हर किसी को एंटर नहीं करने दोगे। अगर आप उसको जानते हो, नोन है, तो आप उसको अंदर आने दोगे। अगर आपको लगता है कि वो एक अननोन पर्सन है तो आप उसको अंदर नहीं आने देते हो। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन भी बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि वो सिलेक्टिव चीज़ों की एंट्री अंदर अलाउ करती है। उसके बाद आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है और किससे मिलकर बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है। कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। और आपकी सेल मेम्ब्रेन के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इसकी किस में मदद करती है, फूड को इनगल्फ करने में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें प्रेजेंट है उनको इनगल्फ कर पाता है, किसकी वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। ठीक है, तो जब कोई भी चीज, कोई भी फूड पार्टिकल बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में था और उसे आपकी सेल ने अंदर इनगल्फ कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, एंडोसाइटोसिस बुलाते हैं। तो जो हमारा एमीबा होता है, जो हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, अपने फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं सेल की मदद से, और उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, एंडोसाइटोसिस बुलाते हैं। तो ये कुछ टर्म है जो आपको मालूम होने चाहिए। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और इसका मतलब होता है सेल ईटिंग। ठीक है, तो जब भी किसी सेल ने है ना सॉलिड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लिया, अपनी बॉडी के अंदर ले लिया है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग बुलाते हैं। पिनोसाइटोसिस, जिसको हम सेल ड्रिंकिंग बुलाते हैं। अगर कोई भी लिक्विड पार्टिकल को सेल ने अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, इसको हम क्या बुलाते हैं, पिनोसाइटोसिस बुलाते हैं। तो आपको पता है अमीबा क्या करता है, वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, उसकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बॉडी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है, और उसके अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब भी वो किसी फूड को देखता है उसको इनगल्फ कर लेता है फूड वैक्यूल की मदद से। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से फूड को इंजेस्ट करने का तरीका होता है, इसको हम क्या बुलाते हैं, एंडोसाइटोसिस बुलाते हैं। उसके बाद होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस आपके सेल से बाहर निकलते हैं। तो वो सब्सटेंसेस बाहर कैसे निकलते हैं, तो जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस है
कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर जा रहे होते हैं। किस प्रोसेस की मदद से? डिफ्यूजन की मदद से। तो सबसे पहले हमें समझना है कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। तो जब किसी भी सब्सटेंस की हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही होती है, उसको हम क्या बुलाते हैं? डिफ्यूजन बुलाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल से बाहर निकलता है और ऑक्सीजन हमारी सेल के अंदर मूव करता है। आपको पता है हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट है, हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हमारी बॉडी बाहर निकाल रही होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का अंदर आना, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? डिफ्यूजन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। प्लांट्स के अंदर भी जो गैसेस एक्सचेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और गैसेस एक्सचेंज मोस्ट ऑफ द टाइम किसके थ्रू टेक प्लेस करता है? डिफ्यूजन के थ्रू टेक प्लेस करता है। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन आपको याद रखना है कि जब भी है ना चीज़ें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, इस मूवमेंट को हम क्या बुलाते हैं? डिफ्यूजन बुलाते हैं। उसके बाद होता है ऑस्मोसिस। तो लोग है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में। ऑस्मोसिस में आपको याद रखना है वहाँ पर है ना अलग अलग पार्टिकल्स हो सकते हैं। ऑस्मोसिस में हम किसकी बात करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो जब एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं? ऑस्मोसिस बुलाते हैं। तो आप जब भी पौधों को पानी देते हो और आपके जो प्लांट की रूट है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो क्या कर रही है? ऑस्मोसिस का प्रोसेस कर रही है। यानी कि वाटर मूवमेंट की अगर बात हो रही है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। किसी भी पार्टिकल, किसी भी गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? डिफ्यूजन की बात कर रहे होते हैं। ऑस्मोसिस के अंदर दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। दूसरा यहाँ पर किसकी मूवमेंट की बात हो रही है? वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट की बात हो रही है। किसी और पार्टिकल की मूवमेंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। उसके बाद अगर आप अपनी सेल को है ना डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में डालोगे तो आपकी सेल क्या करेगी, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आप अपनी सेल को है ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जिस सराउंडिंग में आपने सेल को डाला हुआ है तो सेल के जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है और आपकी सेल के अंदर है ना पानी बहुत कम है। ठीक है, तो आउटसाइड का जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा डाइल्यूट है। अब क्या होगा इस वजह से, क्योंकि बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो पानी कहाँ पे मूव करना शुरू करेगा? आपकी सेल के अंदर मूव करना शुरू करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए चेंज क्या आएगा? तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब भी आप अपनी सेल को डालते हो तो सेल है ना पानी को एब्जॉर्ब कर जाती है और सेल क्या कर जाएगी? स्वेलअप कर जाती है। इसलिए आप कभी भी देखोगे जब भी आप किशमिश को है ना पानी में डालते हो तो सुबह जब आप देखोगे ना आपकी किशमिश जो है वो बहुत मोटी सी हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि पानी जो है उसके अंदर मूव कर रही है। दूसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितना पानी आपने बाहर के पेट्री डिश में डाला हुआ है उतना ही पानी आपकी सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, तो कहीं पे हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन का कोई फिनोमिना ही नहीं है, तो पानी की कोई मूवमेंट ही टेक प्लेस नहीं करेगी, इसलिए आपकी जो सेल है वो सेम साइज की रहती है। उसके बाद आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो सेल है उसके अंदर तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जिस मीडियम में वो रखी गई है, जिस पेट्री डिश में आपने उसे डाल के रखा हुआ है, बाहर जो है पानी की मूवमेंट कम है। अब ऑब्वियसली सी बात है, मैंने आपको बताया मूवमेंट किधर की तरफ होता है? हाई टू लो होता है। सेल के अंदर हाई है तो वहां से अब वो कहाँ जाना शुरू करेगा? बाहर जाना शुरू कर जाएगा। और जब सेल के अंदर से पानी निकल के बाहर जाने लग जाएगा तो आपकी सेल क्या करेगी? श्रिंक कर जाती है। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल के साथ क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा। तो आपको तीनों में मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद आता है सेल वॉल। तो जब भी आप एनिमल सेल और प्लांट सेल को देखते हो तो सबसे मेजर डिफरेंस जो उनके अंदर होता है ना, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारी फंजाई होती है, उनके पास सेल वॉल होती है। तो अगर आप अपने प्लांट सेल की सेल वॉल को देखोगे तो वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और हमारी जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, आपको मालूम होना चाहिए। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जब डिफरेंस पूछा जाता है तो सबसे मेजर डिफरेंस तो यही होता है कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एनिमल्स के पास भी है और प्लांट्स के पास भी है, लेकिन उसके बाद एक एडिशनल वॉल किसके पास प्रेजेंट होती है? प्लांट्स के पास होती है। ठीक है, एक अनदर रिजिड आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर जो एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी
प्लांट्स के अंदर वो क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है, ठीक है। उसके बाद एक फिनोमेना होता है प्लाज्मोलिसिस। तो जब आप एक लिविंग सेल को देखोगे ना, जब वो है ना बहुत सारे पानी को लूज कर देती है, ऑस्मोसिस की वजह से बहुत सारा पानी उसकी बॉडी से बाहर निकल के जा रहा है, तो उसके अंदर है ना क्या होने लग जाएगी, वो श्रिंक करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल वॉल से दूर हो जाता है, उसका जितना भी कंटेंट था ना अंदर, जो उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स थे, वो सब कुछ क्या हो जाते हैं, थोड़े से दूर हो जाते हैं। किससे, सेल वॉल से थोड़े दूर हो जाते हैं सारे के सारे कंटेंट। इस फिनोमेना को हम क्या बुलाते हैं, प्लाज्मोलिसिस बुलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब भी आप अपनी सेल को स्टेन करना चाहते हो, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना चाहते हो, तो आप किस किस सोल्यूशन की मदद से सेल को स्टेन कर सकते हो, आयोडीन सोल्यूशन की मदद से स्टेन कर सकते हो, सैफ्रोनिन सोल्यूशन की मदद से स्टेन कर सकते हो, और मिथिलिन ब्लू की मदद से स्टेन कर सकते हो। उसके बाद ये तो बात हो गई हमारी सेल की, उसके बाहर जो एक आउटर कवरिंग थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और उसके बाहर भी प्लांट्स के अंदर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है सेल वॉल की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटरनल जो ऑर्गन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स की जब हम बात करते हैं तो उनमें एक आता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब भी आप कभी न्यूक्लियस को देखोगे तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसके पास कैसी लेयर है, डबल लेयर है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस के बाहर आपको दो कवरिंग नजर आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल लेयर कवरिंग बोलते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर है तो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जब आप ध्यान से देखते हो ना, तो उसके पास है ना बहुत छोटे छोटे पोर्स आपको नजर आते हैं, और ये पोर्स क्या करते हैं, इसकी वजह से है ना मटेरियल का ट्रांसफर हो पाता है न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जाने में। देखो किसी भी जगह पे अगर कोई रास्ता बना हुआ है तो किस लिए बना हुआ है, चीजें वहां से मूव कर सकती है। फिर आपको पता है आपके न्यूक्लियस के अंदर है ना क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, रोड शेप स्ट्रक्चर होता है। जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो उसके अंदर आपको क्रोमोसोम्स नजर आते हैं। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो किसकी मदद से ट्रांसफर होता है, क्रोमोसोम्स की मदद से ट्रांसफर होता है। और क्रोमोसोम्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से आने वाले हैं, डीएनए जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आने वाला है, उस सारे इन्फॉर्मेशन को कैरी कौन कर रहा होता है, क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे होते हैं। हमारे डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स है, यानी कि जो आगे जाके कोई प्रोटीन की कोडिंग करने वाले हैं, काम आने वाले हैं, जो चीजों को ट्रांसफर करने वाले हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, जीन्स बुलाते हैं। कभी कभी आपने देखा ना, अरे तुम्हारे हेयर ना कितने अच्छे हैं क्योंकि तुम्हारी जीन्स बहुत अच्छी है, तो आपके पहनने वाली जीन्स की बात नहीं हो रही है, इन वाले जीन की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद होता है अगर आपकी सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तो डीएनए आपको नजर आएगा, लेकिन किस फॉर्म में नजर आता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में नजर नहीं आएगा, एक इंटैंगल्ड मास आपको दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के अंदर। आपकी जो सेल डिवाइड करती है, दूसरी सेल फॉर्म होती है, ठीक है, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है। अगर आप अपने बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिजम्स को देखोगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखोगे, तो उनके अंदर है ना न्यूक्लियर रीजन जो है वो इतने अच्छे से डिफाइन नहीं रहता, प्लस वहां पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो यहाँ पर दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो भी वहां पर एब्सेंट रहते हैं। तो ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को हम क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियोइड बुलाते हैं। हमारे जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहां पर उसे हम न्यूक्लियस नहीं बुलाते, न्यूक्लियोइड बुलाते हैं। तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड में क्या फर्क होता है। अगर उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, अनडिफाइंड सा आपको एक रीजन दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। उसके बाद आता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स के अंदर आपको कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सेल्स बोलते हैं, पुरानी सेल्स बोलते हैं, बहुत ही बेसिक टाइप की सेल्स बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं दिखाई देंगे, और उनके पास उनका जो न्यूक्लियस होगा वो भी किस नाम से होता है, न्यूक्लियोइड के नाम से होता है, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और ह्यूमंस भी कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत अच्छे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिनके पास वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, यूकैरियोट्स बुलाते हैं। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। तो जब आप अपनी सेल को देखते हो तो आपको है ना एक बहुत डार्कली स्टेन्ड रीजन नजर आता है, जो हमारा मोस्टली न्यूक्लियस की बात हो रही होती है। उसके बाद है ना बहुत सारा जो बाकी का पार्ट होता है ना, वो बहुत ही लाइटली स्टेन पार्ट होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म बुलाते हैं। तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट है उसको हम क्या बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म बुलाते हैं। और इसी के अंदर है ना हमारे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। तो जो वायरसेस होते हैं ना, उनके पास आपको ऐसी कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि आपको पता है वायरसेस जब हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं तो वो नॉन लिविंग होते हैं। जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो होस्ट की बॉडी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वायरसेस जो है
वो लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्लासिफाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बॉर्डर के बीच में आते हैं, यानी कि बॉडी से बाहर है तो नॉन लिविंग होते हैं, बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो लिविंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जितनी भी होस्ट की मशीनरी है उसी का इस्तेमाल करके खुद को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद आ गए हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स। तो आपको अपने सेल ऑर्गेनल्स को अब ध्यान से पढ़ना है, इनके फंक्शंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर इनका कोई स्पेशल नाम है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स का, ठीक है। तो बहुत सारे लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स आपको नजर आएंगे, तो कौन नजर आ रहा है आपको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा सिमिलर रहता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? तो क्या करता है, जितने भी मटेरियल्स बन रहे हैं, ठीक है, उनको है ना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। यानी कि अगर न्यूक्लियस ने कोई चीज बनाई है उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करके साइटोप्लाज्म में पहुंचाना, साइटोप्लाज्म ने अगर कोई चीज बनाई है जो न्यूक्लियस के काम की है उसको न्यूक्लियस के अंदर पहुंचाना, ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके अलावा ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज बहुत सारी सेल के अंदर हो रही होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आरईआर जिसको हम बुलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है एसईआर जिसको हम बुलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर आपके ईआर सरफेस के ऊपर कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर आप देखोगे ना तो आपको रफ सा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। तो एक रफ अपीयरेंस आ रही होती है, वो किसकी वजह से आ रही होती है? क्योंकि वहां पर क्या अटैच हो गए? आपके ईआर के साथ राइबोसोम्स अटैच हो गए। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना। तो जो आरईआर होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर आपको है ना सरफेस एकदम स्मूथ नजर आ रहा है तो वो क्या, किसकी बात हो रही है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। तो आपके जितने भी फैट मॉलिक्यूल है, आपके जितने भी लिपिड्स मॉलिक्यूल है, जो आपकी किस में मदद करते हैं? आपकी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फैट और लिपिड से मिलकर बनी हुई है। तो उसको बनाने का काम कौन करते हैं? हमारे एसईआर करते हैं, और इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाता है, क्योंकि हमारा एसईआर क्या कर रहा है? लिपिड्स बना रहा है, फैट मॉलिक्यूल बना रहा है, जो किस में हेल्प करेंगे? हमारी सेल मेम्ब्रेन के बनने में हेल्प करेंगे, और इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाता है। उसके अलावा है ना बहुत सारे एसईआर आपके लिवर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर है ना अगर कोई भी ड्रग एंटर कर गया, किसी भी टाइप का पॉइजन आपने खा लिया, तो उन सबको डिटॉक्सिफाई करने का काम, ये देखिए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब आप अपने न्यूक्लियस के बाहर देखते हो ना तो आपको वहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है, इस तरीके से आपको सिस्टर ने प्लेट नजर आती है। तो अगर यहाँ पर राइबोसोम्स अटैच है तो इसको तो हम क्या बुलाएंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुलाएंगे। जहां पर आपको कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं दिख रहे, इसको हम क्या बुलाएंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुलाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो आरईआर है वो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, और एसईआर क्या करते हैं? फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल बनाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे लिवर सेल में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारा गोल्जी अपरेटस। तो जो गोल्जी अपरेटस होता है उसको डिस्कवर किसने किया था? कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। उसके अलावा कैमिलियो गोल्जी को है ना नोबेल प्राइज दिया गया है, किसलिए? क्योंकि उन्होंने एक स्टेनिंग मेथड निकाला था जिसको हम क्या बुलाते हैं? ब्लैक रिएक्शन बुलाते हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कैमिलियो गोल्जी को नोबेल प्राइज मिला है, किसलिए? क्योंकि उन्होंने ब्लैक स्टेनिंग मेथड निकाला था, ठीक है। यानी कि एक स्टेन करने का तरीका होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? ब्लैक रिएक्शन बुलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारी गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या है? हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो इसका नाम गोल्जी बॉडी क्यों रखा गया? क्योंकि जिस पर्सन ने इसे डिस्कवर किया उनका नाम क्या था? कैमिलियो गोल्जी। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। ये हमारे सेल ऑर्गेनल का नाम है गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो जितने भी मटेरियल ईआर के पास सिंथेसाइज हुए थे, बने थे, उनको पैकेज करने का काम और उन्हें डिस्पैच करने का काम, दूसरे जो सेल है उनके अंदर उन टारगेट्स को भेजने का काम, यानी कि उसको जो भी मटेरियल ईआर ने बनाया उसको अच्छे से पैक किया, उसको डिस्पैच किया, ये काम कौन करता है? गोल्जी अपरेटस करता है। तो इसका क्या क्या फंक्शन होता है? चीजों को स्टोर करना, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना, उसकी अच्छे से पैकेजिंग करना, ठीक है। ये सारे किसके फंक्शन है? गोल्जी बॉडी के फंक्शन है, ठीक है। कभी कभी गोल्जी बॉडी क्या करती है? कॉम्प्लेक्स शुगर की मदद से क्या करती है? सिंपल शुगर्स को मिला मिला के क्या बनाती है? कॉम्प्लेक्स शुगर बनाती है। ये काम भी किसका है? गोल्जी अपरेटस का है, ठीक है। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट है जिसका नाम है लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में हमारी मदद कौन करता है? गोल्जी अपरेटस करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइजोसोम्स को कौन बनाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गोल्जी अपरेटस किसके फॉर्मेशन में मदद करता है? लाइजोसोम के फॉर्मेशन में मदद करता है। उसके अलावा पैकेजिंग करना, चीजों को डिस्पैच करना, जो किसने बनाया है? ईआर ने बनाया है। ये किसका फंक्शन है? गोल्जी का फंक्शन है।
उसके बाद आते हैं हमारे लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव बैग कौन कहलाते हैं, सुसाइड बैग कौन कहलाते हैं, ठीक है। तो वो कौन है, हमारे लाइजोसोम्स है। तो लाइजोसोम्स जो है हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जिनके अंदर क्या फिल हुआ रहता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो जो हमारा लाइजोसोम्स है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, जब भी कोई फटी हुई सेल हमारी बॉडी के अंदर घूम रही है उसको अपने अंदर ले लेना और उसको अपने डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से पूरा का पूरा डिसॉल्व कर देना, ये फंक्शन कौन करता है, लाइजोसोम्स करते हैं। तो आपको पता है जो लाइजोसोम्स है उनको बनाने का काम कौन करता है, गोल्जी करती है, लेकिन उनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है उनको सिंथेसाइज करने का काम करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लाइजोसोम्स बनाए जाते हैं गोल्जी बॉडी के द्वारा, लेकिन उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है जो डिसॉल्व करते हैं हमारे फॉरेन पार्टिकल्स को, डेड सेल मटेरियल्स को, वो कौन करते हैं, जो आरईआर होता है वो उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाने में मदद करता है। अब लाइसोसोम के फंक्शन क्या है, इसको हम क्या बुलाते हैं, सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बनाते हैं, यानी कि आपकी सेल को एकदम क्लीन रखना। उसके अंदर अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल घूम रहा था, कोई भी टूटे फूटे सेल ऑर्गेनल्स घूम रहे थे, उनको स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन कर देना और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से उन्हें एकदम डाइजेस्ट कर देना, ये फंक्शन कौन करता है, लाइसोसोम्स करते हैं, ठीक है। लाइसोसोम है ना समटाइम फट जाते हैं और वो क्या करता है, खुद के सेल को खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो उनके फटे वो अब क्या हो गए, बॉर्न आउट सेल हो गए, तो लाइसोसोम्स उनको भी खा रहा होगा, ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डाइजेस्टिव बैग कौन कहलाते हैं, सुसाइड बैग कौन कहलाते हैं, लाइसोसोम्स कहलाते हैं। लाइसोसोम्स को बनाने का काम कौन करता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और उसके अलावा उनके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उन्हें कौन बनाता है। उसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ऐसे पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसको बुलाते हैं। तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ना एक तो ये डबल मेम्ब्रेन है इसके पास, यानी कि अगर आप न्यूक्लियस को देखोगे तो उसके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था, माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे वो भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। तो डबल मेम्ब्रेन इसके पास प्रेजेंट है। इसके जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है ना वो बहुत ज़्यादा डीपली फोल्डेड रहती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, क्रिस्टे बुलाते हैं। तो जितने ज़्यादा इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट है ना वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एटीपी जनरेशन में। तो आपको पता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है हमारी बॉडी के लिए एनर्जी बनाना, इसलिए हम उसको क्या बुलाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बनाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एटीपी बनती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बुलाते हैं, उसको बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे टेक प्लेस करेगा, इनर सेल वॉल के, जो इनर सेल है माइटोकॉन्ड्रिया के उसके अंदर टेक प्लेस करेगा, इसलिए वो सेल जो है वो डीपली फोल्डेड है, वो मेम्ब्रेन कैसी है, डीपली फोल्डेड है, ताकि वहाँ पर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया से जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए ये अपने प्रोटीन्स को खुद बना पाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जिसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट रहता है, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो कौन है वो, माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनल ऐसा होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्लास्टिड जो है ना वो प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। आपके सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर दो टाइप के प्लास्टिड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट जिनको हम कलर्ड प्लास्टिड बुलाते हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट जिनको हम कलरलेस प्लास्टिड्स बुलाते हैं। तो जो हमारे क्रोमोप्लास्ट है अगर उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है तो वो क्या बना देते हैं, क्लोरोप्लास्ट बना देते हैं। और आपको पता है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, और वो क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर है ना वेरियस डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, क्लोरोफिल भी हो सकता है। अगर ग्रीन कलर के हैं तो क्लोरोफिल कहलाएंगे, अगर ऑरेंज पिगमेंट है, येलो पिगमेंट है तो उनका दूसरा नाम हो सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे कलरलेस प्लास्टिड जिनको हम क्या बुलाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बुलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे स्टोरेज में मदद करते हैं, हमारे जो स्टार्च है, ऑयल है, उन सबको स्टोर करने का काम कौन करते हैं, प्लांट सेल के अंदर ल्यूकोप्लास्ट करते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर है ना बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर्स बने रहते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, स्ट्रोमा बुलाते हैं। और प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसे दो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो अगर आप देखोगे ना हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटी है, एक तो ये दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, उसके पास भी दो लेयर प्रेजेंट थी, प्लास्टिड्स के पास भी दो लेयर प्रेजेंट होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में होते हैं, और सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स और फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारे वैक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूल्स जो होते हैं ये स्टोरेज सैक होते हैं जिनके अंदर आप सॉलिड और लिक्विड चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हो, यानी कि हमारी सेल को जब कोई सॉलिड चीज़ को स्टोर करना है, लिक्विड चीज़ को स्टोर करना है, तो कहाँ पर स्टोर करती है, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करती है। तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं और बहुत बड़े साइज के भी हो सकता है। तो अगर आप एनिमल सेल के अंदर देखोगे ना तो वहाँ पर आपको वैक्यूल्स जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज के नजर आते हैं, लेकिन अगर आप प्लांट सेल्स को देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा सा वैक्यूल नजर आता है। अगर मैं आपको अभी एक प्लांट सेल का डायग्राम दिखाऊं ना तो उसके अंदर है ना 60 to 70% एरिया जो है अराउंड किसने कवर कर रखा होगा, एक बड़े से वैक्यूल ने कवर कर रखा होगा, और फिर बाकी जगह पे बाकी के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता, वहां पर थोड़े जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनका साइज छोटा होता है, ठीक है। प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स के अंदर सेल से भरा रहता है, जिसकी वजह से क्या रहती है, सेल जो है बहुत ज्यादा टर्जिड रहती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है आपकी सेल को, ठीक है। उसके अलावा प्लांट की जो सेल है वहां पर है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें स्टोर रहती है, जैसे कि अमाइनो एसिड को स्टोर करने का काम, शुगर को स्टोर करने का काम, ऑर्गेनिक एसिड को स्टोर करने का काम, प्रोटीन को स्टोर करने का काम, ये सारे के सारे चीजें को स्टोर करके रखने का काम कौन करेगा, वैक्यूल्स करता है। उसके अलावा अगर आप कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को देखोगे जैसे कि अमीबा, अमीबा के अंदर आपको फूड वैक्यूल देखने को मिलता है। फूड वैक्यूल क्या करता है, जिसकी मदद से क्या करते हैं, फूड को अंदर लिया और अब फूड का जो डाइजेशन हो रहा होता है किसकी मदद से हो रहा होता है, फूड वैक्यूल के वजह से हो रहा होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फूड वैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमीबा के अंदर हमारा फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये किस में मदद करता है, इनकी ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करता है, ठीक है। यानी कि अगर कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है और उसकी उनकी किस में मदद करता है, एक्स्ट्रा पानी को बॉडी से बाहर फेंकने में, ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बुलाते हैं। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।